तो लॉ ऑफ टॉर्ट में जैसा कि हमने टॉर्ट क्या होता है, अपकृत्य क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लिया। इसके बाद जो है तो हमने आगे चल के अपकृत्य के अंतर्गत कह सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन, कुछ जो शुरुआती डॉक्ट्रिन मतलब यूज मैक्सिम यूज होते हैं, इबीजस सुबी रिमीडियम हो गया, इंजूरिया साइन डेवनम डेवनम साइन इंजूरिया, और खासकर फिर हमने जो है तो अपकृत्य के अंतर्गत जो एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जहां पर लॉ ऑफ टॉर्ट अप्लीकेबल नहीं होता है, वो चीज हमने समझा। अब मान लीजिए कहीं पर भी अपकृत्य हो गया है ना, कहीं पर भी जो है तो आपका जो अपकृत्य है, अपकृत्य टॉर्ट हो गया, तो अपकृत्य हो जाने पर इसका उपचार यानी कि रेमेडी के बारे में जो है तो हम लोग बातचीत करेंगे कि अपकृत्य हो जाने पर उपचार क्या मिलेगा। तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना कि अपकृत्य हो जाने पर जो उपचार है वो दो तरीके से मिलेगा, है ना। एक जो है तो जिसको बोलते हैं न्यायिक उपचार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल, और दूसरा बोलते हैं न्यायिकोत्तर, न्यायिकोत्तर, ठीक है ना, न्यायिकेतर ऐसा लिखते हैं, न्यायिकेतर, ठीक है ना, न्यायिकेतर यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो जब कोई भी अपकृत्य हो गया है तो दो प्रकार की रेमेडी यहां पर प्रोवाइड की जाती है। एक रेमेडी आपकी कहलाती है जुडिशियल, और दूसरी जो रेमेडी है वो कहलाती है एक्स्ट्रा जुडिशियल, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल और आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल है, दो प्रकार की रेमेडी यहाँ पे आपका जो टॉर्ट यदि होता है, रेमेडी के बारे में दो प्रकार की रेमेडी यहाँ पर स्पेसिफिक प्रमुख तौर पर यहाँ पर देती हैं। जुडिशियल रेमेडी में यदि हम बातचीत करें तो जुडिशियल रेमेडी भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका, यदि चूंकि टॉर्ट हुआ है तो मैंने शुरुआत में ही बताया है कि कंपनसेट किया जाता है, क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पर क्षतिपूर्ति होती है, कंपनसेशन। तो एक तो कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, कौन करेगा क्षतिपूर्ति? तो यहाँ पर न्यायालय के माध्यम से ही, यानी न्यायालय में केस लगेगा और न्यायालय जो है तो वहां पर क्षतिपूर्ति करेगा, कंपनसेट करेगा, ठीक है। न्यायालय वहां पर कंपनसेट करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा। अब वो जो न्यायालय कंपनसेट करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा, तो वो फिर एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर थोड़ा सा मामला कैसा है, किस प्रकार का नेचर है, नुकसान कितना हुआ है, तो उन सभी बातों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जो है तो यहाँ पे कंपनसेट करेगा। जैसे किसी के साथ डेफेमेशन हुआ है ना, और डेफेमेशन के साथ उसको कोई भी किसी प्रकार का, जैसे बिजनेस था, मानहानि तो किसी ने की ही, साथ में बिजनेस भी थोड़ा सा कमजोर हो गया, तो फिर वहां पे अमाउंट ज्यादा होगी, ठीक है। केवल डेफेमेशन ही है, उससे नुकसान नहीं हुआ, तो कंपनसेशन तो किया जाएगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो क्षतिपूर्ति के संबंध में ये बेसिक चीज है। उसके अंतर भी बहुत सारी चीजें अपन कर सकते हैं, जैसे प्रोस्पेक्टिव डैमेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आगे के नुकसान, ठीक है। तो ये कंपनसेशन जो है तो यहाँ पे कंपनसेटरी एक डैमेज होता है, यानी कि इसको प्रतिक्रियात्मक नुकसान ही बोलते हैं, एज ए कंपनसेट किया जाता है। कई जगह थोड़ा पढ़ा भी होगा सीपीसी वगैरह में। कोई मुझे बताएगा कंपनसेटरी जो डैमेज के संबंध में कंपनसेट करने के लिए सीपीसी में कहाँ प्रावधान करता है? थोड़ा आपको चेक करें, आपको कितना आ रहा है। कंपनसेटरी कॉस्ट लगाई जाती है, सीपीसी के एक सेक्शन है, पढ़ा है किसी ने? कौन बता रहा है? चलो हिंट देता हूं, 35 35 35 35A 35B, तीन सेक्शन है। कौन सी धारा है कंपनसेटरी कॉस्ट की? अरे अब तो बता दो यार, अब तो क्लियर बता दिया। किसी को आइडिया? अनिल, निक्की, सोनकर, वंदना, इधर कौन कौन जुड़ा है? भागश्री, बताओ, है कोई आइडिया? अरे 35A है ना कंपनसेटरी कॉस्ट। मेरी आवाज तो आ रही है आप तक? थोड़ा सा प्रयास करें। प्रतिक्रियात्मक क्षति बोलते हैं हिंदी में, यदि हिंदी मीडियम के हो तो कम प्रतिक्रियात्मक क्षति, ठीक है। तो कम खर्चे बोलते हैं, प्रतिक्रियात्मक खर्चे उसको बोलते हैं, कॉस्ट को।
तो थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे ध्यान में रखना। आवाज तो आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। हाँ तो रिप्लाई भी करो। तो ये क्षतिपूर्ति के बारे में यहाँ पे बातचीत करता है। दूसरा यहाँ पर आपको उपचार मिलता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि इंजंक्शन का, यानी ब्यादेश जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ब्यादेश, इंजंक्शन, ठीक है ना। तो जो ब्यादेश होता है, जो इंजंक्शन होता है, तो बेसिकली आप लोग जब एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हो तो वहां पे सेक्शन जो 36 से लेकर के जो 42 तक के प्रोविजंस हैं वो बेसिकली जो है, तो एसआरए मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो वहां पर जो इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब बेसिकली ब्यादेश कैसा एक उपचार होता है, प्रिवेंटिव रिलीफ होता है। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है कि एक तो कोई ऐसा गलत हो रहा है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, उसको गलत होने से भी रोकना है, और इन मतलब इन कॉन्सिक्वेंस यदि मान लीजिए कि बाद में कोई गलत हो गया है तो फिर उसके लिए कंपनसेट भी करना। तो बेसिकली जो है तो आपका जो टॉर्ट के अंतर्गत किसी प्रकार का जब टॉर्ट होता है, अपकृत्य होता है, ठीक है ना, तो टॉर्ट के अंतर्गत जो रेमेडी है, उपचार है, वो जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल, तो दो मेन यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तीसरा उपचार यहाँ पर है रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तीसरा है प्रत्यास्थापन, इंग्लिश में, हिंदी में शब्द यूज होता है रेस्टोरेशन, मतलब इंग्लिश में यूज रेस्टोरेशन, हिंदी में प्रत्यास्थापन, ठीक ना, रिस्टिट्यूट करना, यानी कि रेस्ट, जैसे किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से किसी भी प्रकार से डिप्रीव किया गया है, वंचित किया गया है, तो वापस उस संपत्ति को उसको दिलवाना, ठीक है। प्लस यदि कुछ समय तक किसी भी वजह से वो संपत्ति यूज नहीं कर पाया तो कंपनसेट करना भी अलग से। तो रेस्टोरेशन की भी बातचीत जो है तो यहाँ पे कहता है। रेस्टोरेशन के संबंध में भी आपका एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की ही सेक्शंस यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है। तो जैसे संपत्ति मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो फिर वहां पे संपत्ति की रिकवरी का जो केस लगता है वो वहां पे सेक्शन 5 to 8 तक के जो प्रोविजंस है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, तो यहाँ पे एसआरए 5 to 8 तक के जो प्रोविजंस हैं, तो वहां पर चूंकि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देता हूं कि 5-6 जो धारा है वो इनमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में काम करती है, और 7-8 जो है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति के संबंध में 5-6 बेसिकली काम करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो ये जो उपचार हैं तो ये आपका एक तरह से यहाँ पर उपचार है। दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल उपचार के बारे में बातचीत करें तो एक्स्ट्रा जुडिशियल उपचार में जो है तो बहुत ऐसा कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बातचीत यहाँ पर नहीं है। ये मिलता है सेल्फ डिफेंस, आत्म प्रतिरक्षा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे ये कहता है, ठीक है, कि भैया आप आत्म प्रतिरक्षा के तौर पर जो है तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो ट्रेसपासर है उसको एक तरह से कह सकते हो कि उसको एविक्ट करके यानी कि निष्कासन करके। तो यहाँ पे न्यायिकोत्तर में है, पहला तो है आत्म प्रतिरक्षा, पहले ही आप प्रयास करें कि भाई कोई ऐसा ना कर पाए आपके किसी भी प्रकार के लीगल राइट्स को डिस्ट्रॉय कर पाए। दूसरा जो अतिचारी है, ट्रेसपासर है, तो अतिचारी का निष्कासन, एविक्शन ऑफ निष्कासन, ठीक है ना, एविक्शन ऑफ ट्रेसपासर। तो ये बातचीत यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अगला है री एंट्री ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भूमि वह कोई जमीन वगैरह है तो भूमि पर जो है तो पुनः प्रवेश री एंट्री ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो किसी भूमि पर जो री एंट्री की बातचीत करता है तो ये भी यहाँ पे बातचीत करता है। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब समाप्त कर देना, है ना। अबेटमेंट जब आप लोग पढ़ोगे तो एक तो अबेटमेंट पढ़ते हो तुम लोग क्रिमिनल लॉज में, तो क्रिमिनल लॉज में बेसिकली वो कहलाता है दुष्प्रेरण, लेकिन सिविल में जनरली जो है तो अबेटमेंट, जब सिविल लॉस पढ़ते हो तो वहां पर भी अबेटमेंट उसका मतलब होता है उपशमन, हिंदी में क्या कहते हैं उपशमन, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस वगैरह हो रहा है
तो उसको किसी भी प्रकार से समाप्त कर देना, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, अब ये कौन करेगा, तो किसी अथॉरिटी के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि किसी भी जो है तो उत्पात आदि का जो है तो आदि का जो है तो यहाँ पे क्या होगा, उपशमन होगा, उपशमन होगा, यानी कि अबेटमेंट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ न्यूसेंस, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल जो यहाँ पे उपचार के बारे में बातचीत करता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया कि क्या उपचार यहाँ पे आपको मिलेगा। अब आते हैं अगली कहानी। जो अगली कहानी है यहाँ पर कि आपका कह सकते हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज में जब रेमेडी की बातचीत हो रही है तो एक लायबिलिटी एस्टेब्लिश करना टॉर्ट में पढ़ा जाता है। तो दो प्रकार की चीजें जो है तो यहाँ पे पढ़ी जाती हैं। वाइकीलियस लाइबिलिटी जिसको बोलते हैं प्रतिनिहित दायित्व, ठीक है, वाइकीरियस लाइबिलिटीज प्रतिनिहित दायित्व। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि दायित्व के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा भी यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार की लाइबिलिटीज आपकी होती है ना। एक तो आपका जिसको आप प्रतिनिधित्व, ठीक है ना, वाइकीरियस, इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश वाले देख लेना, वाइकीरियस लाइबिलिटीज बोलते हैं। तो ये प्रतिनिहित दायित्व, अब जैसे इसके नाम से आपको थोड़ा सा याद होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, उन्होंने जो है तो एज ए पार्टनर, ठीक है, पार्टनर के तौर पर या एज ए एजेंसी जिसको अभिकरण बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो यार, थोड़ा मैं बाद में मुझे कायदे से तो थोड़ी ये क्लासेस चालू करनी थी, पहले करनी, 30 तारीख को तुम्हारा पेपर है, पर मेरा ठीक है, मैं इसलिए 2 सेशन किया है, मैं 10 बजे करता हूँ या ट्राई करता हूँ, कल 10 बजे रहेगा ही रहेगा। अब वो क्या थोड़ा सुबह थोड़ा हो जाता है, लेट कर देता हूँ मैं, तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। आज मुझे थोड़ा उधर काम भी है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा खींच नहीं पाऊंगा। तो प्रयास करूंगा कल से जिससे 10 से 12 2 घंटे आपको मैं प्योरली दे सकूं, है ना, मतलब बीच में मान लो 5-10 मिनट का गैप भी रहे, तो वहां पर मैं काफी जितना ज्यादा चीजों को अपन डिस्कशन कर सकें। कल से मैं थोड़ा सा एक चीज और करूंगा कि ऐसे तो मैं बताता रहूंगा, तो आप लोग थोड़ा कनेक्ट करने में, क्या बच्चे जैसे कि क्या करें, वो उसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कम समय है ना, तो एमसीक्यू डिस्कशन करते हुए ज्यादा डिस्कशन तो पुराने पेपर के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कशन करते हुए जो है तो मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो एक तीर दो निशाने हो जाएंगे, जो अपने एमसीक्यूज हैं वो भी थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएंगे, और प्लस जो है तो कह सकते हैं कि आपका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट चीजें हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो करेंगे कल से, जैसे आज सीपीसी अभी सेकंड सेशन में चालू करूंगा, तो सीपीसी के जो है तो एमसीक्यूज वगैरह जो है तो अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो इस तरह से अपन करेंगे, प्रयास रहेगा कि अभी अपने पास आज 17 तारीख हो गई है, 30 को एग्जाम है, 8-10 क्लास तो अपने को मिलेंगे, मतलब 10 दिन भी मैं पढ़ाता हूँ तो 10 दूनी 20 क्लास हो जाएगी। एक क्लास अपन 45-50 मिनट की, 2 सेशन अपन करते हैं, तो और इतनी क्लास में इतना कुछ चीजें मैं आपकी कवर कर दूंगा कि आप आराम से जो है तो एक वो जो मिनिमम पासिंग नंबर है ना वहां तक आप पहुंच सको। थोड़ा बहुत एफर्ट आप भी लगाओगे, थोड़ा हम लगाएंगे। और दूसरी चीज कि आप लोग भी एमसीक्यूज डिस्कशन करते रहिए, मैंने एक अलग से ग्रुप उसमें डाल दिया है, जिनको जिनको पढ़ना है आ जाओ उधर। और कोई भी एमसीक्यूज ऐसा है जो थोड़ा सा आपको, आपके पास किसी के पास पेपर हो, है ना, तो वो भी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। मैं मेरे पास भी पुराने पेपर भी मैं जो है तो उनको शेयर करना अभी चालू कर दूंगा कल परसों से, थोड़ा उसको हल्का सा अरेंज कर दूं, तो उसके बाद वो पेपर वगैरह में प्रोवाइड करना चालू करूंगा। तो थोड़ा इस तरह से अपन प्लानिंग चालू यहाँ पे करें, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जैसे तो कोई बात है नहीं कि कट ऑफ रहेगा। यहाँ तो ऐसा है कि मिनिमम नंबर लाना है, तो जो जो मिनिमम नंबर लाएगा वो क्वालिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट करोगे तो बेहतर है। कंपटीशन में थोड़ा सा, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा ये रहता है कि वहां पर चूंकि कट ऑफ रहता है, तो मदद करेंगे तो भैया कट ऑफ बढ़ेगा, तो वहां पे बच्चा थोड़ा सोच बदल जाती है। पर एआईबी में ऐसी सोच रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट करो और प्रयास करो कि जो है तो सभी क्वालिफाइड कर लें एक अटेम्प्ट में ही,
ताकि आपका एक तरह से प्रॉपर तरीके से बेहतर कोर्ट अपीयरेंस हो सके, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए वापस आते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर केवल स्वयं के द्वारा किए गए कार्य के लिए एक तरह से दोषपूर्ण होता है, यानी कि उसको गिल्टी माना जाता है, लेकिन जब वो दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए भी कह सकते हो कि उसके ऊपर लाइबिलिटीज इम्पोज की जा सकती है, ठीक है, तो फिर इसको बोलते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी, दूसरे प्रतिनिहित दायित्व, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपका एजेंसी होता है, जैसे आपका पार्टनर होता है, ठीक है, जैसे मालिक और सर्वेंट का जो एक वो होता है। तो यहाँ पे 2-3 प्रकार की चीजें हैं। केसेस वगैरह यहाँ पे देखोगे तो कुछ पुराने केसेस वाइकेरियस लाइबिलिटीज के लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक जो है तो आर्मरॉड वर्सेस क्रॉस विले मोटर सर्विस कंपनी का एक केस है, ठीक है ना, बहुत फेमस केस है, जो एजेंट के दायित्व के लिए प्रधान को रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे बनाता है। तो यहाँ पर प्रधान जब अपना कार्य किसी अभिकर्ता से करवाता है, मतलब यहाँ पर क्या किया गया कि एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी चलाने के लिए अपने मित्र को दी, और मित्र चलाते समय एक कार से, एक बस से टकरा गया, तो फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कार के स्वामी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों किया। इसको वाइकेरियस लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे अभी देखो दिल्ली में विस्फोट हुआ, तो वहां पर जो कार जिस व्यक्ति के नाम से यूज की जाती है, की जा रही थी, ठीक है, तो उसके मालिक को भी जो है तो वहां पर एक्यूज बनाया गया कि भाई तुम्हारी कार से इस प्रकार का हादसा हुआ है, तो तुम भी उस पर रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि गाड़ी आपकी, लेकिन जैसे होता है कई बार कि ड्राइवर को दे दिया, ड्राइवर कहीं चला रहा एक्सीडेंट कर दिया, तो मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये सेक्शन अभी इंदौर में भी आपको याद होगा कि एक एरोड्रम रोड तरफ जो है तो एक गाड़ी ट्रक ने जो है तो शराब के नशे में उसने कई लोगों की जान ले ली थी, तो बाद में उसके जो गाड़ी मालिक है उसको दोषी बनाया गया, तो फरार हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इस प्रकार की जितनी बातें आती हैं, ये सभी आपकी प्रतिनिहित दायित्व के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे केसेस वगैरह देख लो जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी जब एमसीक्यू बनता है, तो आपका आर्मरॉड वर्सेस क्रॉस विले मोटर सर्विस लिमिटेड, मैं बोलता चला जाऊंगा ना, तो आप थोड़ा सा प्रयास करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो तो हटे फटाफट लिख लिया करो। आर्मरॉड वर्सेस क्रॉस विले मोटर सर्विस लिमिटेड, ठीक है, 1953, क्लियर कहानी। तो एक तो केस ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्टनरशिप फर्म्स है यदि, तो वहां पर भी जो पार्टनर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जा सकती है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की दशा में। इसमें इंपॉर्टेंट केस लिख लो जल्दी से, हैमलिन वर्सेस होस्टर एंड कंपनी, हैमलिन वर्सेस होस्टन एंड कंपनी, ठीक है ना, सॉरी, हैमलिन वर्सेस होस्टन एंड कंपनी का ये केस है जिसमें ये चीज यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो ये यही आर्मरॉड का ये केस इंपॉर्टेंट है, एक आध बार मैंने देखा भी है कहीं एग्जाम में भी। तो ये आपका पहला तो वाइकेरियस लायबिलिटीज, ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना। तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जब एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के लिए दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा एक यहाँ पे लाइबिलिटीज मानी जाती है, तो ये यहाँ पे वाइकेरियस लाइबिलिटीज। इसके बाद जो है तो आपका आते हैं कि जो राज्य का दायित्व, ठीक है, राज्य का दायित्व यानी कि जो एक्ट ऑफ स्टेट शब्द यूज करते हैं राज्य के दायित्व के, राजकृत हिंदी में शब्द होता है राजकृत। इसके संबंध में थोड़ा सा यदि अपन संविधान से इंटरलिंक करें, तो आपका आर्टिकल 299 और 300 भी थोड़ा सा इसके साथ जो है तो आप मर्ज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको 299 और 300 यदि थोड़ा बहुत याद होगी, तो बेसिकली कि जो राज्य के साथ जो कोई कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उसमें राज्य की यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, राज्य को कितना लायबल ठहराया जा सकता है यदि किसी भी चीज के लिए। शुरुआत में थोड़ा सरकार की गलती कम मानी जाती थी, क्योंकि हमारा जो शुरुआती कानून है, हमने कानून कहाँ से अडॉप्ट किया है, इंग्लैंड से बेसिकली, है ना। तो अंग्रेजी आए, यहाँ पर बहुत सारे कानून बनाए इस देश में। इंग्लैंड में एक बहुत फेमस कोटेशन चलता है, रूल ऑफ लॉ डाइसी के साथ भी पढ़ा जाता है, किंग कैन नॉट रॉन्ग, राजा गलती नहीं करता है। तो किंग कैन नॉट रॉन्ग, राजा गलती नहीं करता है, तो राजा के साथ हर वो व्यक्ति जो राजा के आसपास माना जाता है, उसके बारे में भी माना जाता है कि भाई वो भी गलती नहीं करता है,
तो किंग कैन नॉट रॉन्ग, राजा गलती नहीं करता। राजा के साथ जो उसके सिपे सलार हैं, सिपाही हैं, उसके जो भी कह सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी, वो भी मानते हैं गलती नहीं करते। तो इस सिद्धांत को लेकर के जो है तो आपका ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन काम करता है। भारत की बातचीत करें तो भारत में इसको सबसे पहले इंडिया के रेफरेंस में इसको P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी का एक फेमस केस है। यदि थोड़ा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस केस को जरूर पढ़ा होगा। P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है ना। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। तो P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी, ठीक है। तो ये एक केस था जिसमें सॉवरिन नॉन सॉवरिन, हिंदी में बोलते हैं संप्रभु और असंप्रभु काम का एक अंतर किया गया, डिफरेंशिएट किया गया। और ये बोला गया कि भाई जो सॉवरिन काम कर रहा है, संप्रभु यानी सरकार के काम कर रहे हैं, और वहां पे कोई गलती हो जाती, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब सॉवरिन एक्ट के लिए कोई गलती हो गई तो P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी में, ठीक है ना, पहला केस यहां पढ़ा जाता है P&O स्टीम नेविगेशन, ठीक है ना, नेविगेशन। तो ये केस में जो है तो बोल दिया गया सॉवरिन एक्ट कर रहा है कोई भी संस्था तो उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, बात खत्म, एक लाइन की बात खत्म, इसके बाद कुछ भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट। बाद में फिर थोड़ा भारतीय जजमेंट, एक जजमेंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था 1957 का, बहुत फेमस जजमेंट था, विद्यावती वर्सेस आपका जो है तो राजस्थान राज्य का केस था, राजस्थान राज्य वर्सेस विद्यावती, ठीक है ना। तो दूसरा जो है तो आपका केस था जो है तो राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य वर्सेस विद्यावती। इस केस में क्या हुआ था कि एक गाड़ी जीप रिपेयर होने के बाद कह सकते हो कि आपका गैराज से कलेक्टर साहब जो भी थे, जिनके प्रशासनिक अधिकारी के बंगले जा रही थी, रास्ते में एक विद्यावती के हस्बैंड को टक्कर मारी, बाद में उसकी डेथ हो गई। राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है तो यहाँ पर राज्य को जो है तो उत्तरदायी ठहराया कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो फिर मामला जो है तो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, यानी कि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि साहब ये तो गलत है, क्योंकि हम चूंकि सरकार हैं और हम सरकार जो है तो कोई काम कर रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाएगी यदि कुछ गलती भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वही सेम कहानी, संप्रभु असंप्रभु, सॉवरेन नॉन सॉवरेन का डिस्कशन किया और ये बोला कि यदि जीप में कलेक्टर साहब बैठे होते, कोई जरूरी काम के लिए जा रहे होते और मान लो टक्कर लग गई होती, और तो फिर वहां पे ठीक है भैया वो जरूरी काम करने जा रहे हैं तो वहां पर संप्रभु काम करने जा रहे हैं, इसलिए उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि जीप वहां पे ड्राइवर लेके आ रहा था और कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था, सरकारी काम नहीं कर रहा था, केवल जीप को गैराज से उनके आवास में लेके आ रहा था, तो यहाँ पर कोई सॉवरिन एक्ट हो ही नहीं रहा है, नॉन सॉवरिन एक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो अब चूंकि वो ड्राइवर तो क्या करेगा, ड्राइवर का किसका रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार का, तो सरकार जो है तो कंपनसेशन यहाँ पे देगी। इस केस में सरकार से कंपनसेशन दिलवाया गया। लेकिन बाद में जब ये आपका केस 1957 का आया था, 1957 थोड़ा सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। लेकिन तीसरे केस, एक बहुत फेमस केस पढ़ा जाता है आपका इसमें, कस्तूरीलाल, द केस ऑफ कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो कस्तूरीलाल के केस में, कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो ये जो 1965 का केस है कस्तूरीलाल वर्सेस यूपी का, तो इस केस में थोड़ा सा फिर से सुप्रीम कोर्ट पलट गई। मैं हमेशा हंसी मजाक में सुप्रीम कोर्ट को बिन पेंदी का लोटा बोलता हूँ, जब चाहे बिन पेंदी का लोटा समझते हैं, कोई लोटा, कोई घड़ा, घड़ा आप लोग सब देखते हो घरे में रहता है, घड़ा नीचे जो है तो जब तक कुछ ऐसा रखो नहीं तो वो इधर उधर ढकता रहता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट होता है, कुछ कहेगा फिर कुछ दिन बाद कुछ और कह देगा, फिर कुछ दिन बाद कुछ और कह देगा, तो पलटी मारते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो बिन पेदी के लोटे जैसे काम करती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हंसी मजाक की बातचीत है भाई, जो फैक्ट सरकार में स्टांसेस आए उससे बदलाव हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था कि वही कि एक व्यक्ति था, वो सोने चांदी का व्यापार करने के लिए लेके गया था
लेकिन उसका पुलिस वालों ने जब्त कर लिया कि भाई तो गलत है, तो जब्त कर लिया। सोना उसमें एक कांस्टेबल सोना लेके पाकिस्तान भाग गया, चांदी चांदी बची तो उसको दे दिया गया, तो उसने केस लगाया भाई मेरा सोना भी चाहिए। तो फिर वहां पर पहले हाई कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई वो सॉवरेन एक्ट में कर रहा है, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, तो उसको सॉवरेन एक्ट के तहत बोल दिया गया। बाद में फिर ये जो संप्रभु वाला लड़ाई झगड़ा था, इसको नरेंद्र राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। केस था नरेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में सरकार ने कहा कि कोई संप्रभु नहीं होगा। यदि कोई भी सरकार काम करती है, चाहे संप्रभु कर रही हो या संप्रभु करे, सॉवरेन नॉन सॉवरेन, यदि उस काम से किसी पर्सन व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से डैमेज होता है तो सरकार कंपनसेट करेगी। यानी थोड़ा सा एक तरह से सॉवरेन नॉन सॉवरेन का सब पूरा एक वो हटा दिया गया। ये केस भी नागेंद्र राव का बहुत पहले कई बार पूछा गया केस है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सॉवरेन नॉन सॉवरेन जो एक्ट का क्लासिफिकेशन करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, उसको उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि यदि सरकार के किसी भी कार्य की वजह से किसी व्यक्ति को कोई भी नुकसान हुआ है तो उसको कंपनसेट करो। ये सॉवरेन नॉन सॉवरेन का बहाना बना करके बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। तो नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में सॉवरेन नॉन सॉवरेन का जो ये कहानी पहले चला के रखे, उससे बाहर निकाल के रख दिया गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक कह सकते हैं कि पार्ट है इस पर्टिकुलर क्लॉज का। बात समझ में आ रही है? माफ कीजिएगा, 1962 का है। 57 में राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट था ये। 1957 मैंने गलत भी नहीं बताया, वो मैं जो वो 1957 में राजस्थान हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 62 में जजमेंट दिया था। तो इसको क्योंकि अब मैंने सुप्रीम कोर्ट का लिखा है, क्योंकि देखो जब राजस्थान वहां पे था, यानी कि जब हाईकोर्ट में था, तो इसका केस का नाम था विद्यावती वर्सेस लोकुमल। ठीक है, विद्या वर्सेस लोकुमल। लेकिन बाद में जब ये 62 वाला जो केस यानी सुप्रीम, चूंकि वहां पे विद्यावती के पक्ष में राजस्थान हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था, तो फिर राजस्थान जो सरकार है वो कोर्ट पहले गई थी। तो जनरली ये नाम ऐसे रहता है, पहले उसका नाम लिखा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में अप्लिकांट रहता है, अपीलार्थी रहता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे राजस्थान राज्य ने जो है तो अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी, तो इसलिए राजस्थान राज्य का नाम पहले आएगा वर्सेस विद्यावती। क्लियर कहानी? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हैं कि ये आपका कह सकते हैं कि वाइकेरियस लाइबिलिटीज और एक्ट ऑफ जो स्टेट के बारे में यहां पर हमने देख लिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं बहुत समराइज वे में उन्हीं उन्हीं चीजों को लेके चल रहा हूं। अब आते हैं अगली कहानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोविजंस हैं, ये भी जो है तो आपका हमेशा पूछा जाता है। तो जो आपका ज्वाइंट लाइबिलिटीज होता है, जिसको बोलते हैं संयुक्त दायित्व, संयुक्त दायित्व, ज्वाइंट लाइबिलिटीज। तो अगली कहानी है ज्वाइंट लाइबिलिटीज के संबंध में, संयुक्त दायित्व के संबंध में। तो संयुक्त दायित्व के संबंध में जो है तो हम यहाँ पर बातचीत करें ज्वाइंट लाइबिलिटीज के संबंध में, तो जब दो या अधिक व्यक्ति साथ में कह सकते हो कि इकट्ठा हो करके, ठीक है ना, साथ में इकट्ठा हो करके कोई प्लान करते हैं और उससे किसी को नुकसान होता है, तो फिर ये ज्वाइंट लाइबिलिटीज के तहत चीजों को माना जाता है, ज्वाइंट लाइबिलिटीज के तहत। ज्वाइंट लाइबिलिटीज जनरली, अब इसमें अंतर क्या होता है ज्वाइंट लाइबिलिटीज और वाइकेरियस लाइबिलिटीज में, कि वाइकेरियस लाइबिलिटीज में जो है तो मतलब एक को आपने काम सौंप दिया, बाकी वो काम कर रहा है, उसने नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो जनरली प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, मतलब पहले ठीक है काम सौंप दिया, फिर वो काम के हिसाब से वो कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, लापरवाही कर रहा है। तो एक तरह से किसी वही जैसे है ना कि आपने एक गाड़ी खरीदी और एक ड्राइवर रख लिया, ड्राइवर को दे दिया चलाने के लिए। अब ठीक है, आप तो यही बोलोगे अच्छे चलाना भाई, लेकिन वो लापरवाही चला करके नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर वहां पर आपका वाइकेरियस लाइबिलिटीज, प्रतिनिहित दायित्व हो जाएगा। ज्वाइंट लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि दो व्यक्ति कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कंसेंट है या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है।
या तो सहमति है, तो जनरली यहां पर क्या होता है कि इस कंडीशंस में लाइबिलिटीज बराबर मानी जाती है। ठीक है, एक बड़ा अंतर यहाँ पे होता है। जब आप लोग बीएनएस या आईपीसी थोड़ा बहुत टच करेंगे, वहां देखोगे तो जो पहले आईपीसी में पढ़ते थे सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, ठीक है, तो 34 से लेकर 38 अभी सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 से 9 तक में हो गया है। और जो आपका पहले 149 पढ़ते थे कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य जो है तो उद्देश्य, जो अभी आपका बीएनएस में हो गया सेक्शन 190 190 में। तो ये जो चीज है, या इसके अलावा और भी आप पढ़ोगे वहां पे कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, है ना, आपराधिक षड्यंत्र, अबेटमेंट, तो ये जितने भी प्रोविजंस हैं ये सभी जो है तो बेसिकली इस सिद्धांत पर बेस्ड है। एज ए नॉलेज, चूंकि थोड़ा सा टॉर्ट सिविल तरफ ज्यादा झुकता है, पर एज ए नॉलेज यहाँ पर आप ऐसे इंटरलिंक कर सकते हो कि भाई आपके आईपीसी में संयुक्त दायित्व के संबंध में, या बीएनएस में, आईपीसी बीएनएस क्योंकि दोनों आपके सिलेबस का पार्ट है इसलिए मैं उसको आईपीसी बीएनएस दोनों की धाराएं बता रहा हूं, तो वहां पर जो है तो संयुक्त दायित्व की कौन कौन सी बातें हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट्स भी अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना, कोई दिक्कत वाली बातचीत है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर आते हैं जो केसेस, क्योंकि टॉर्ट पढ़ रहे हैं भाई साहब तो केसेस, तो टॉर्ट में जब केसेस की बातचीत करते हैं तो संयुक्त दायित्व के संबंध में केसेस कौन सा है, तो एक केस यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस है ब्रुक वर्सेस बुल। ठीक है, ब्रुक वर्सेस बुल का जो है तो एक इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे पढ़ा जाता है। तो संयुक्त दायित्व में पहला केस पढ़ा जाता है आपका जो ब्रुक, ठीक है ना, वर्सेस जो है तो वर्सेस बुल। तो ब्रुक वर्सेस बुल का एक फेमस केस, यहाँ पे विस्फोट हुआ था, दो व्यक्ति यहाँ पे उसमें कोई काम करने के लिए थोड़ा वो कह सकते हो कि एक वो लेके जा रहे थे, गैस था, विस्फोट हो गया, वो क्या लालटेन वगैरह कुछ, ठीक है, तो इसके लिए जो दोनों रिस्पॉन्सिबल माने गए थे। इसमें एक बहुत फेमस केस पढ़ा जाता है मैरी वेदर वर्सेस निक्सन का केस, मैरी वेदर वर्सेस निक्सन का, जिसमें ज्वाइंट लाइबिलिटीज और इंडिपेंडेंट लाइबिलिटीज में अंतर किया गया था। तो ये थोड़ा सा अगला केस भी, ये कई बार ऐसा पूछा है कि किस केस में ज्वाइंट लाइबिलिटीज और इंडिपेंडेंट लाइबिलिटीज को डिफरेंशिएट किया गया था, अंतर किया गया था, तो ये मैरी वेदर जो तो आपका केस का नाम है मैरी वेदर, ठीक है ना, मैरी वेदर वर्सेस निक्सन। तो ये जो केस है इसमें एक तरह से संयुक्त दायित्व और आपका जो स्वतंत्र दायित्व, ठीक ना, ज्वाइंट एंड इंडिपेंडेंट लाइबिलिटीज में जो है तो डिफरेंशिएट यहाँ पर किया गया था। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दो ही केस हैं, ज्यादा इसके अलावा कुछ भी दिक्कत वाली बातचीत यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका एक अगला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगली कहानी पे। बात समझ में आ रही है? अब अगली कहानी पे आते हैं। अगली कहानी पे जो है तो कुछ टॉर्ट होते हैं अगेंस्ट द बॉडी होते हैं, शरीर के विरुद्ध, कुछ कह सकते हो कि अपकृत्य होते हैं, अत्याचार भी बोल सकते हैं, अपकृत्य तो टॉर्ट जो अगेंस्ट द बॉडी होते हैं शरीर के विरुद्ध, वहां पर भी जो है तो आपका ये पर्टिकुलर क्लॉज काम करता है। तो शरीर के विरुद्ध, शरीर शरीर के विरुद्ध अपकृत, टॉर्ट अगेंस्ट द बॉडी। अब देखो, शरीर के विरुद्ध अपकृत्य के बारे में जब हम यहां पर बातचीत करते हैं तो यहां पर दो तीन चीजें आपका यहां पढ़ा जाता है, दो तीन चीजें आपकी यहां पढ़ी जाती हैं, इससे ज्यादा भी यहां पर आपको देखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहली चीज जो यहां पर देखोगे तो तीन चीजें बेसिकली यहाँ पे पढ़ा जाती है, तीन चीजें, तीन प्रकार के। तो पहला पढ़ा जाता है आपका, चूंकि मैं सीक्वेंस बताऊंगा, हमला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असॉल्ट, ठीक है। दूसरा पढ़ा जाता है, यहां पे ध्यान रखना संप्रहार शब्द यूज किया जाता है, लेकिन जब इसी चीज को आप लोग आईपीसी में पढ़ते हो तो इसी संप्रहार को बोला जाता है आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स बोला जाता है, ठीक है ना, क्रिमिनल फोर्स बोला जाता है।
और तीसरा जो है तो यहाँ पे आपका पढ़ा जाता है इस पर्टिकुलर चीज में जो है तो तीसरा जो है तो आपका यहाँ पर मिथ्या कारावास, ठीक है ना। तो यहाँ पे रॉन्ग जो है तो इम्प्रिजनमेंट, मतलब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना, मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, तीन चीजें जो है तो यहाँ पे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना, असॉल्ट, हमला। अब यहां पर आप हमले की डेफिनेशन देखो, यदि हमले की डेफिनेशन यदि देखो तो असॉल्ट की डेफिनेशन इसमें और आपके आईपीसी या बीएनएस में सेम है। और मैंने हमेशा जब आईपीसी वगैरह पढ़ाया है तो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट किया जाने वाला सबसे छोटा अपराध, पेटी ऑफेंस ऑफ द पेटी ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी इज असॉल्ट। मार दूंगा मैं, तो हमला क्या होता है, कोई गैस्चर, हाव भाव, जिससे सामने वाले व्यक्ति को, या कोई प्रिपरेशन, कोई गैस्चर और प्रिपरेशन जो एक तरह से सामने वाले व्यक्ति को ये बिल्कुल इंटेंट करा दे, आभास करा दे कि भाई ये अब उस गैस्चर जो है मतलब वो बल में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये मार देने का जो गैस्चर है, तो ये क्या होता है, ये असॉल्ट आपका हमला कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, आपका हमला कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर भी लगभग सेम परिभाषा है, बिनफील्ड की परिभाषा, वो सब चीजें, जैसे किसी भरी हुई बंदूक में निशाना लगाता है तो बेसिकली जो है तो ये हमला है। अब वो बंदूक भरी है कि नहीं है ये सामने वाला व्यक्ति थोड़ी जानता है। आप मैंने किसी तरह बंदूक ऐसे दिखा कि निशाना गोली मार दूंगा तेरे को, अब ये हमला हो गया। अब मेरी बंदूक में बाद में कोई अरे मैं तो मजाक करता, मेरे बंदूक में गोली है ही नहीं, तो ऐसे बचाओ नहीं भाई, बंदूक है, अब किसी के हाथ में बंदूक है तो वो हमला ही माना जाएगा, क्यों, डर, वो भय कि भाई यदि इसकी बात नहीं मानेंगे तो गोली मार देगा, तो वो वहां पर वो हमले का अपराध कवर हो गया। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। सेम एक एक चीज और यहाँ पे कि क्या किसी को आप धमकी दे रहे हो, ठीक है ना, तो कोई धमकी, थ्रॉट वगैरह हो रहा है तो क्या वो असॉल्ट में आएगा। तो वहां पे ये कहा गया है कि धमकी के सेम कहानी, मतलब आईपीसी में भी वही सेम कहानी है, 351 आईपीसी में है, और अभी जो है तो असॉल्ट आपका बीएनएस में किस धारा में है बताओ, बीएनएस में किस धारा में है, कौन बता रहा है, 130 में है, ठीक है। बीएनएस में कहां पे है, 130 में है, ठीक है। तो वहां पर कह सकते हो कि 130 में बीएनएस में आपका बताया गया है क्या, हमला, असॉल्ट, सबसे छोटा अपराध। फिर उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे वही कुछ एग्जाम्पल भी वही कि मुक्का लहराता है मारने के लिए, आपको याद होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, तो यहाँ पर भी सेम कहानी है कि केवल कोई शब्द, कोई वर्ड असॉल्ट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, हमले की परिभाषा में नहीं आते हैं, लेकिन वो किसी हाव भाव के साथ कहे गए हैं। जैसे मैं तुम्हें पीटूंगा, ये असॉल्ट नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते बोलते मैं मुक्का लहरा रहा हूं या छड़ी उठा लेता हूं तो ये असॉल्ट है। तो इस प्रकार से आपका ये डेफिनेशंस यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है। अगला आते हैं संप्रहार। संप्रहार जिसको अपन बोलते हैं बल, मतलब बल, तो बेसिकली यहाँ पर किसी प्रकार से बल यूज हुआ है। इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा टॉर्ट में ध्यान रखना, बैटरी, टॉर्ट में जैसे जब हम लोग संप्रहार को पढ़ते हैं टॉर्ट में तो उसको बैटरी शब्द यूज किया जाता है, और जब यही चीज हम लोग अपने आईपीसी में या बीएनएस में पढ़ते हैं तो वहां पे उसको फोर्स और क्रिमिनल फोर्स, है ना, आपराधिक बल, तो आपराधिक बल जो है तो वहां पर यूज किया जाता है। फोर्स थोड़ी सी परिभाषा वहां पर जैसे आईपीसी में या दोनों सेम परिभाषाएं हैं कि एक तरीका बताया गया है कि 3 तरीके से आप बल का प्रयोग कर सकते हो, फिर उसके बाद उस बल के प्रयोग की वजह से 2 प्रकार का इफेक्ट होता है। तो पढ़ते हो ना आईपीसी में कि बाय बॉडली पावर, शारीरिक क्षति के द्वारा, इंड्यूसिंग एनी एनिमल, किसी जानवर को भड़का दिया है, या बाय एनी सब्सटेंस, किसी पदार्थ के द्वारा जब किसी भी व्यक्ति, तो ये 3 के माध्यम से बल, ठीक है। अब इसके बाद कोई किसी में मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन, गति परिवर्तन, गतिहीनता आती है, तो ये हमेशा मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि जब बल का प्रयोग होता है
तो दो प्रकार का रिएक्शन होता है, एक फिजिकल एक मेंटल। तो फिजिकल रिएक्शन जो होता है गति परिवर्तन, गतिहीनता, मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेन ऑफ मोशन। और जो आपका मेंटल जो वहां पे रिएक्शन है वो क्या होता है, क्या अफेक्टिंग द सेंस ऑफ फीलिंग्स। किसी व्यक्ति की जो सोचने मतलब शक्ति है, डर गया, घबरा गया, है ना, परेशान हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ, तो वो जो फीलिंग है तो वो आपका इंटरनल यानी कि मेंटल भी बोल सकते हैं। तो ये वही फिर जब वही काम विदाउट मतलब कि विदाउट कंसेंट, बिना सहमति के और विथ इंटेंशन नॉलेज यानी कि वही आपराधिक आशय ज्ञान के साथ किया जाए तो क्रिमिनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, आपराधिक बल में कन्वर्ट हो जाता है। यही यहाँ पे संप्रहार कहलाता है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। संप्रहार के संबंध में देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, इससे क्या हो रहा है, क्षतिपूर्ति प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है, क्षतिपूर्ति, कंपनसेट। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इसको यहाँ पे क्यों रखा गया। तो जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, किसी को चाकू मार दिया, ठीक है, मान लो किसी एक व्यक्ति ने दूसरे को चाकू मार दिया। अब यहाँ पे बल का तो प्रयोग हुआ है, इसको बोलेंगे क्या, बैटरी बोलेंगे, ठीक है। अब चाकू मार दिया, वो अस्पताल गया, अस्पताल में उसका इलाज उलाज चला, 1-2 लाख रुपए का बिल आया, ठीक है। अब क्रिमिनल कोर्ट में केस चला, मान लो ग्रीवियस हर्ट का भी चला, तो ग्रीवियस हर्ट का भी चला और वहां पे मान लो कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उसमें मामले में सुना और सजा भी दे दी। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अभी उसकी मैक्सिमम लिमिटेशन कितनी है, 50,000 रुपए तक कंपनसेशन कर सकता है ना। ये अपन ने अभी बीएनएसएस में चेंजेस हैं, पहले तो और कम था, अभी 50,000 कर दिया। अब 50,000 मान लो तो लगाएगा नहीं, पर मान लो चलो 50,000 रुपए कंपनसेशन वहां मतलब 50,000 फाइन लगा दिया, तो फाइन से ही जो है तो जो विक्टिम होता है कंपनसेट करते हैं विक्टिम को। तो फाइन से 50,000 का फाइन लगा दिया मान लो, तो उसमें से 30 मान लो चलो 40,000 मान लो चलो पूरा 50,000 भी उसको विक्टिम को पकड़ा दिया कि भाई ले, भाई विक्टिम का खर्चा कितना, 2 लाख रुपए हुआ था चाकू खाने पर और मिलता है 50,000 रुपए, तो फिर वो उसके लिए सिविल कोर्ट में जाकर कंपनसेशन मांग सकता है। क्लियर कहानी। तो ये इसलिए यहाँ पर जो शरीर के विरुद्ध जितने भी ट्रेसपास होते हैं वहां पे काम करता है। क्लियर कहानी। आइए बस समझ में। कई बार किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया, झूठा मुकदमा लगा करके, झूठा मुकदमा लगा के जेल डाल दिया। अब ठीक है 2-4 साल के बाद वो छूट गया, पता चला कि फॉल्स वो इम्प्रिजनमेंट था, यानी कि जो कार्रवाई थी सब झूठी थी। तो फिर वो जो जितना समय उसने जेल में बिताया उसके लिए कंपनसेशन तो प्राप्त कर सकता है ना। क्लियर हो गया अनिल, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से यहां पर अगेंस्ट द बॉडी किसी प्रकार से डैमेज होता है तो एक क्रिमिनल कोड की एक लिमिटेशन होती है, तो वो हमको सिविल कोड से मिलता है। बहुत सारे केसेस वगैरह में अपन आपने देखा सुना होगा, छोटे लोग नहीं लगाते मतलब जनरली, लेकिन जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको पता है कि भाई कोर्ट में केस लगाएंगे। फॉरेन में तो ये लॉ बहुत स्ट्रिक्टली काम करता है, भारत में उतना मजबूती के साथ नहीं करता है। बड़े ठीक है, लेकिन बड़ा व्यक्ति बड़ा वकील करके ऐसा कर सकते हैं कि झूठा केस लगा के जेल डाल दिया, जेल से निकलो बिल्कुल सरकार पे केस लगा के पैसा वसूल करते हैं। फॉरेन में अमेरिकन लॉज में बहुत स्ट्रिक्टली उसके नियम कानून है कि गलत कोई अमेरिका इंग्लैंड में भी अच्छे कानून है, भारत में भी है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से अप्लीकेबल नहीं होते हैं। व्यक्ति वही है कि 2-4 साल ड्यूरिंग द ट्रायल जेल में था, बाद में एक्विटल हो गया, तो यही खुश हो जाता है भाई एक्विटल हो गया, भाई कितना सही जेल में रहे, कितना मानसिक हुआ, ठीक है। तो आदमी नहीं पढ़ता, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पर जो जाने वाले जाते हैं आजकल तो वकील लोग बोलते हैं चलो हम कंपनसेशन दिलवाएंगे, हैं बेवजह जेल में रहे तुम 4 साल, तो दिलवाते हैं। क्लियर कहानी। तो ये आपका पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पे कहता है। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी पे आते हैं। तो अगली कहानी है आपका, अच्छा इसमें केस एक थोड़ा सा ध्यान रखना, कोल वर्सेस टर्नर। तो बैटरी पर एक केस है कोल वर्सेस टर्नर, ठीक ना, कोल वर्सेस टर्नर। तो ये आपका संप्रहार पर एक इंपॉर्टेंट केस है, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कोल वर्सेस टर्नर। ठीक है, चलिए अगली कहानी पे आते हैं। तो अगली है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मिथ्या कारावास।
अब देखो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के बारे में यदि हम बातचीत करें, मिथ्या कारावास के संबंध में जो है तो हम बातचीत करें, तो एक ये भी जो है तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, ठीक है। तो जैसे कि यदि अपन थोड़ा सा देखें तो आपका पहले आईपीसी में धारा 211 काम करता था, अभी बीएनएस में है 248, चाहो तो लिख सकते हो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के संबंध में। तो पहले जो है तो आईपीसी में जो है तो आईपीसी में जो है तो 211 है, अभी बीएनएस में जो है तो आपका 248 है। कहानी सेम है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट थोड़ा समझ में भी आ गया होगा कि किसी भी व्यक्ति को उसके पर्सनल लिबर्टी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, उसी के द्वारा ही उसको उसकी जो पर्सनल लिबर्टी से डिप्रीव करेंगे। आर्टिकल 21 में एक शानदार आपको एक फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, मतलब इस बात को लेकर के। तो यदि किसी भी व्यक्ति को बेवजह जेल में डाल दिया गया, ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको कंपनसेशन की बातचीत करता है। ये जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, मिथ्या कारावास है, इस शब्द को क्या कभी किसी केस में डिफाइन किया गया है? तो फेमस केस है वर्ड वर्सेस जोन्स, वर्ड वर्सेस जोन्स। तो वर्ड वर्सेस जोन्स का फेमस केस है। इस केस में 1845 का इंग्लिश केस है, भारतीय केस अनवर हुसैन वर्सेस अजय कुमार है, लिख सकते हो। तो इस केस में जो है तो आपका कह सकते हो कि इस केस में कई चीजें मैं आपको बता दूं कि इस केस में आपका केवल मिथ्या कारावास नहीं, इस केस में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को भी डिफाइन किया गया था, यानी सदोष अवरोध और परिरोध। तो सदोष अवरोध, सदोष परिरोध और आपका कह सकते हो कि मिथ्या कारावास। तो जैसे इसी में कहा गया था कि किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाए, इट इज कॉल्ड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सदोष अवरोध। जब किसी भी व्यक्ति को जो है तो चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? कन्फाइनमेंट, परिरोध, ठीक है। तो जब किसी एक दिशा में जाने से रोका जाता है अवरोध, चारों दिशाओं में जाने से रोका जाता है तो परिरोध, ठीक है। और जब वही है कि जब इसको किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से रोका जाता है ना, इलीगल वे में रोका जाता है, तो इसी को बोला जाता है आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो अवैध तरीके से मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप थाने में गए, इसके खिलाफ झूठी शिकायत करके आ गए, उसको 4 दिन जेल में डाल दिया। तो यहां पर भी जिस व्यक्ति ने ऐसे झूठी शिकायत की तो उसके लिए कार्यवाही, और यहीं पर आपका जो है तो 211 और ये सब धाराएं। इसके अलावा बीएनएसएस में भी प्रावधान किए गए हैं कि जब किसी को निराधार ग्राउंडलेस अरेस्ट पर जो है तो वहां पर भी कंपनसेशन की बातचीत करता है। बीएनएसएस में देखोगे तो ग्राउंडलेस अरेस्ट पर वहां पर भी कंपनसेशन की बातचीत करता है। जजमेंट वाला जो चैप्टर है, निर्णय वाला चैप्टर है बीएनएसएस का, वहां पे सर्च करोगे तो पहले मुझे ध्यान आ रहा है 359 पुरानी धारा है, अभी नई सेक्शन देखनी पड़ेगी कि क्या वहां पे कहती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, आपका पर्टिकुलर मिथ्या कारावास के संबंध में बातचीत यहाँ पे करता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। कोई समस्या? फॉल इम्प्रिजनमेंट, तो ये आपका ये पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैंने आपके कह सकते हैं कि टॉर्ट के लगभग जितने इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज और देख लें तो लगभग आपका टॉर्ट का सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज कवर हो गया है, जो एक संभावित है कम समय पे, अभी इतना ही अपन इसको रखेंगे। एक लास्ट चीज यहां पर देख लेते हैं, नेग्लिजेंस, उपेक्षा, ठीक है। तो लास्ट चीज अपन देखते हैं यहां पर नेग्लिजेंस, जिसको आप बोलते हो हिंदी में जो है तो उपेक्षा। तो नेग्लिजेंस के बारे में, उपेक्षा के बारे में जब हम लोग बातचीत चालू करते हैं तो नेग्लिजेंस उपेक्षा बेसिकली वही है, जब आप लोग पढ़ते हैं तो एक वही है कि एक हर व्यक्ति को एक रीजनेबल कॉज
यानी कि युक्त सावधानी बरतना चाहिए कोई काम करने के पहले, ठीक है, जो किसी भी सर्कमस्टांसेस में स्टैंडर्ड मानी जाती है। लेकिन जब वो व्यक्ति वो सावधानी नहीं बरतता तो ये नेग्लिजेंस कहलाता है। मैं इसको बहुत सिंपल सा उपेक्षा को डिफाइन करता हूं कि कह सकते हो कि जब कोई व्यक्ति जो वायलेशन करता है स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट का, एक मानवीय आचरण का जो एक स्टैंडर्ड होता है, जब उसका वायलेशन करता है वो नेग्लिजेंस कहलाता है। तो कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा आचरण है, और चूंकि ये क्लास एक पब्लिक प्लेस है, एक लोक स्थान है, और लोक स्थान पर मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ाने के दौरान इस बात का ध्यान रखूं कि कोई भी ऑब्सीन वर्ड्स यूज ना करूं जिससे क्लास में बैठे दूसरे लोग किसी भी प्रकार से अनकंफर्टेबल फील करें। लेकिन मैं पढ़ाते पढ़ाते अचानक माँ बहन की गालियां बकने लगूं या कोई अश्लील बात करने लगूं, तो इससे कोई अनकंफर्टेबल फील हो गया, तो ये क्या हो गया? अब देखो, ये मेरा ह्यूमन कंडक्ट है और मुझे इस ह्यूमन कंडक्ट को ऐसा करना है कि सबका ध्यान रखूं। मैं गाड़ी चला रहा हूं सड़क में, तो एक ह्यूमन कंडक्ट है कि तो सड़क में तो मैं अकेला चल नहीं रहा हूं, है, तो फिर जो दूसरे लोग भी चल रहे हैं मैं उनका भी ध्यान रखूं, ठीक है, तो एक लिमिट में चलाऊं, एक रफ्तार उतनी रखूं जिससे कि वो भीड़ में कोई कह सकते हो कि नुकसान ना हो किसी दूसरे व्यक्ति को। तो बस वही है कि एक ह्यूमन कंडक्ट का जो स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल करना है। जब उसका वायलेशन हो गया तो ये नेग्लिजेंस हो गया, उपेक्षा हो गई, ठीक है। उपेक्षा को कई केसेस में डिफाइन किया गया है। केस पर एक मेरे इसमें लिखा हुआ है कुछ पुराने केस, तो उपेक्षा के संबंध में कुछ पुराने केस पहले लिख लो। तो एक बहुत फेमस केस डोनेट वर्सेस स्टीवेंस का, जिंजर बियर केस के नाम जाना जाता है। डोनेट वर्सेस, ठीक ना, डोनेट वर्सेस जो है तो आपका स्टीवेंस का जो है तो आपका बहुत फेमस केस जिंजर बियर केस के नाम से इसको जाना जाता है। तो जिंजर बियर केस जो ये केस है, तो इस केस में वही था कि एक जिंजर बियर खरीदी और ग्लास में डाला, कुछ भाग पीने को दिया, पिया, उसके बाद बचा हुआ भाग जब डाला तो उसमें से एक मरा हुआ घोंघा स्नेल निकल के उसमें आ गया, तो फिर उसमें उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, केस लगाया गया, तो इसको नेग्लिजेंस माना गया और जो निर्माता कंपनी है उसके लिए दोषी माना गया। फिर ऐसी केस पढ़ा जाता है ग्लासगो कॉर्पोरेशन का एक, ठीक है ना। तो डोनेक वर्सेस आपका स्टीवेंस जिंजरबियर केस के अलावा ग्लासगो कॉर्पोरेशन केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इसमें भी जो है तो कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे उपेक्षा के संबंध में बातचीत करता है। भारतीय केस तो हैं कुछ पर इतने, एक किशोर लाल वर्सेस चेयरमैन ESI का एक पुराना केस है 2007 का। तो एक ये केस आप यहाँ पे किशोर लाल का केस यहाँ पे देख सकते हो एज ए नॉलेज। मलय कुमार गांगुली वर्सेस डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी का भी एक केस है। मलय कुमार गांगुली वर्सेस सुकुमार मुखर्जी का भी एक केस है। तो ये कुछ केसेस हैं जिसको आप यहाँ पर नेग्लिजेंस के संबंध में देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब उपेक्षा के संबंध में यहाँ पर एक बहुत फेमस डॉक्ट्रिन काम करता है। नमस्ते नमस्ते, रिलैक्स, आराम से, देख लिया, ठीक है। तो एक बहुत फेमस यहाँ पे डॉक्ट्रिन काम करता है जिसको बोला जाता है रेस इप्सा लिक्यूटर, ठीक है ना, लोक्यूटर। अरे मैं थोड़ा सा इसी को पढ़ाने में लग गया, देखता हूं थोड़ा CPC हल्का सा करूंगा, है ना। हाँ, मैंने कहा इसको आज कंप्लीट कर दे टॉर्ट को। चलो, रेस इप्सा लिक्यूटर, स्वयं प्रमाण का सिद्धांत इसको बोला जाता है, ठीक है। किस परिस्थितियां स्वयं बोलती भाई, तो रेस इप्सा लिक्यूटर, इसका बहुत फेमस केस पढ़ा जाता है नगर निगम दिल्ली वर्सेस सुभागवंती, ठीक है ना। इसका फेमस केस पढ़ा जाता है नगर निगम दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। तो नगर निगम दिल्ली वर्सेस सुभागवंती केस में एक चांदनी चौक घंटा घर केस के नाम जाना जाता है। तो चांदनी चौक में घंटा घर था, तो सुहागवंती के हस्बैंड 2-3 लोग नीचे बैठे हुए थे, ठीक है, और अचानक वो घंटा घर जो है तो उनके ऊपर गिर पड़ा, उसमें कुछ की डेथ हो गई। तो केस लगाया कि भाई ये कंपनसेट किया जाए।
तो यहाँ पर बोले कि भाई हमारी गलती नहीं है, तो यहाँ पर इसको बोला गया कि ये रेस इप्सा लिक्विटर की परिस्थितियां स्वयं बोलती है, यानी ये एक बिल्डिंग जिसकी अप्रॉक्स 40-50 साल एक एज रहती है, और यदि उसकी एज बढ़ानी है तो उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी नगर निगम की है। पर बिल्डिंग 80-90 साल की हो गई है लेकिन नगर निगम ने उसको रिपेयर नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में यदि बिल्डिंग गिरती है तो फिर वहां पर यदि किसी को डैमेज होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस केस में कहा गया। यहाँ पर ध्यान में रखना कि इस सिद्धांत को, चूंकि इसको साक्ष्य का नियम बोला जाता है, रूल ऑफ एविडेंस बोला जाता है, और साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 106 पुरानी, अभी नई में क्या है 108 के आसपास होगी, पुरानी तो 106 थी, अभी नई क्या है देख पता है किसी को? पहले 106 जो थी, अभी नई सेक्शन कौन सी हो गई? नई सेक्शन मुझे याद करना पड़ेगा, कहाँ पे है? नहीं वो एविडेंस का बैरेट मैं शायद घर ले गया, क्या घर पड़ा है? अच्छा ये रहा, छोटा पतला सा बैरेट दिखते नहीं जी। अभी 109 हो गया, ठीक है, 109 में इसको डिफाइन करता है, तो 106 से 109 हो गया। लेस इप्सा लिक्विटर के संबंध में एक बात ध्यान रखना कि आपके जो आईपीसी है उसमें भी था, आईपीसी में जो है तो आपका पहले जो सेक्शन था 180 वन नहीं 288 के आसपास, 287 288 289, ठीक है ना, 288 289 मतलब 288 खासकर 288, तो इसको थोड़ा सा इसके संबंध में 288, तो इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना है ना। तो आप आईपीसी में जो है तो 288 था, जो अभी जो है तो बीएनएस में हो गया है ये आपका 290, ठीक है ना, 290 हो गया है, और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो है तो 106 था, अभी जो है तो बीएसए में जो है तो ये अभी बताया ना कौन सा हो गया है, 109 हो गया, ठीक है ना, 109 हो गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर ये सिद्धांत काम करता है रेस इप्सा लिक्विटर वाला, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट केस कौन सा था? इसको पहली बार भारत में नगर निगम दिल्ली वर्सेस सौभाग्यवती केस में डिफाइन किया गया था रेस इप्सा लिक्विटर का। बाद में जो है तो फिर एक 1966 में इंपॉर्टेंट केस तो यही है, सच बताऊं एक और मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम वर्सेस सुधाकर का केस एक और है, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम सुधाकर, ठीक है ना। तो एक केस और है जिसमें इसको डिस्कशन यहाँ पर किया गया रेस इप्सा लिक्विटर का, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर क्लॉज हो गया, ठीक है। आ जाओ, एक आध बात और भी है, तो ये हो गया आपका रेस इप्सा। तो उपेक्षा यहाँ पे क्लियर कहानी समझ में आ रही है? अब अगली कहानी आईएमपी चीजों को कवर कर रहा हूं मैं भाई साहब। अगला है यहाँ पर द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आवाज लगे हैं तो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, क्या है 2-3 चीजें और बची है, तो आप कम से कम ये इतना आप रिवीजन कर लेना, प्लस इसके अलावा जो भी एमसीक्यूज वगैरह कुछ है वो सॉल्व कर लेना, और फिर मतलब खासकर पुराने पेपर, तो पुराने पेपर भी मैं देखो जल्दी ही आपको इसी वीक के 2-3 के अंदर अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो पुराने पेपर है ना, पुराने पेपर बाकी आप यहाँ वहां से सर्च कर सकते हो, नेट में मिल जाएंगे, और नेट में जैसे आप देखोगे तो मैं जहां से दूसरी कोई संस्था है जो अच्छा काम कर रही है, तो जैसे नेट में कहाँ मिल जाएंगे, तो मैं देखा कि एक लिंकिंग लॉ करके कोचिंग क्लास है यहाँ पे राजस्थान की, ठीक है, तो वहां पर उसमें भी पेपर बढ़िया दे रखे हैं, तो उसको भी आप चाहो तो सीधे वहीं से जाकर के नेट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने क्लासिफिकेशन भी कर रखा है कि जैसे ये आईपीसी क्वेश्चन ये रहे ये, तो इस तरह से थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी मैं भी थोड़ा मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि क्लासिफिकेशन तो चलो ठीक है, मैं जैसे टॉर्ट के क्वेश्चंस तो मैं प्रयास करूंगा कि टॉर्ट के 8-10 साल के क्वेश्चन इकट्ठा आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा फायदा हो जाएगा, तो देखते हैं हो जाता है तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ प्रोवाइड करने का,
ठीक है, तो यहाँ पे अगली कहानी पे बातचीत करते हैं, कठोर दायित्व का सिद्धांत, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। भाई साहब इसमें बहुत फेमस केस पढ़ा जाता है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो इसको रायलैंड वर्सेस फ्लेचर रूल्स भी बोला जाता है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर रूल भी इसको बोला जाता है। कठोर दायित्व का सिद्धांत, ठीक है ना, कठोर दायित्व का सिद्धांत, इसको जो है तो आपका रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के इसके नाम रूल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, फ्लेचर फ्लेचर रूल के नाम से भी जाना जाता है। फेमस ये आपका केस है, इस बात को यहां पर ध्यान में रखिएगा। इसमें प्रतिवादी ने अपनी मिल के जल की आपूर्ति के लिए एक जलाशय है ना, एक पानी का बड़ा सा कह सकते हो कि वाटर टैंक बनाया। जलाशय के निर्माण के नीचे सुरंगें थी, ठेकेदार को पता नहीं चला, जलाशय में जल भरने से पानी सुरंग के नीचे कोयले खानों में चला गया। प्रतिवादी का कहना था कि भाई उसका कोई इंटेंशन नहीं था और उपेक्षा भी नहीं बरती, लेकिन न्यायाधीश ने उसको उपेक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया। तो जब भले ही आपका किसी को नुकसान पहुंचाने का आशय ना हो, फिर भी आपके कृत्य से, ना आपको पता था लेकिन फिर भी आपके कृत्य से किसी को नुकसान पहुंचता है, तो वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल अप्लीकेबल होता है, कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। जनरली ये सिद्धांत भारत में भी कई जगह काम करता है। तो भारतीय जो आपके खासकर आईपीसी के अपराध हैं, तो उसमें जैसे आपका पहला अपराध स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल का है, किडनैपिंग हो गया, खासकर यदि 18 साल से कम एज के बच्चे को किडनैप किया जाता है। अब तो पहले 16 साल की लड़की 18 साल की लड़की 16 साल का लड़का था, अभी दोनों को 18 कर दिया। तो 18 साल के कम एज के किसी बालक को, चाइल्ड को किडनैप किया जाता है, भाई साहब लड़की नहीं कहा था भगा ले चलो हमें, तो भी सीधे किडनैपिंग का चार्ज लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम करता है। दूसरा आपका कह सकते हो कि यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट केस पढ़ा जाता है एमसी मेहता केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो आपका जो है तो जिसको बोलते हैं न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस ध्यान रखना कि उसके लिए भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल अप्लीकेबल होता है, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस पर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल अप्लीकेबल होता है। बाईगेमी भी होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल अप्लीकेबल, वहां नहीं, बाईगेमी में तो नहीं बोल सकते, वहां पे चूंकि बोलता है कि मेंसरिया काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपका रेप के अपराध में, तो रेप में जैसे 18 साल से कम एज की लड़की है, तो उसके कंसेंट से भी यदि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया तो रेप का अपराध बनता है, वहां पर भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल अप्लीकेबल होता है। तो ये आपका रायलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868 का फेमस केस है। इसमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी केस बना है कि इस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रूल को किसने अडॉप्ट किया था, जस्टिस ब्लैकबर्न, ठीक है। तो जस्टिस जो है तो काला जला जी ने, मतलब ब्लैकबर्न जी ने, है ना, तो माफ कीजिएगा, है ना, ब्लैकबर्न ने जो कह सकते हैं कि हाउस ऑफ मतलब इसको प्रतिपादित किया था, बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसको अप्रूव किया। हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है, इंग्लैंड की सर्वोच्च न्यायालय कहलाती है, मतलब देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड होती है। तो वहां पर इसको अडॉप्ट किया गया था, ध्यान में रखिएगा। कुछ अपवाद यहाँ पे जरूर दिए गए थे, जैसे आपका कि वादी स्वयं दोषी है या एक्ट ऑफ गॉड सहमति है, तो फिर ये यहाँ पे काम करेगा। भारतीय केस मैंने बता ही दिया, एमसी मेहता, पीएन भगवती ने भारत में इसको पहली बार अडॉप्ट किया था, है ना, पीएन भगवती ने एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ 1987 में इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस था ये आपका, जिसको लैरेन वर्सेस फ्लेचर केस में इसको अडॉप्ट किया गया था। बाद में फिर एक 2008 का भी केस है, भारत संघ वर्सेस प्रभाकर विजय कुमार, जिसको फिर मतलब तो दो केस हैं। तो एमसी मेहता का केस है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, एमसी मेहता एमपी केस है। भारत में कठोर दायित्व के सिद्धांत को किस केस में अडॉप्ट किया गया था, एमसी मेहता केस, ध्यान रखना, है ना। और इंग्लिश केस क्या है, लैरेन वर्सेस फ्लेचर, ठीक है, ओके, ठीक है।
इसी प्रकार से कठोर दायित्व का सिद्धांत एक और केस था, बहुत फेमस केस है 2001 का। दिल्ली में चिड़ियाघर में एक 3 साल के बच्चे को हाथी, मतलब उसका हाथ शेरनी ने चबा डाला था। तो अरुण कुमार वर्सेस भारत संघ का 2001 का फेमस केस है। इसमें भी कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू करते हुए चीजों को लागू किया गया था। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो बस हो गया। इसके बाद लगभग सभी चीजें मैंने कवर कर दी। एक और चीज यहाँ पर देख लो फटाफट, डेफॉर्मेशन, जिसको बोलते हो तुम लोग मानहानि। मानहानि, मानहानि पहले जो है तो आईपीसी में 499 में डिफाइन थी, 490 से 502 तक थी। अभी जो है तो बीएनएस में 356 सेक्शन जो है तो आपका डेफॉर्मेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया था। मानहानि आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो कि आर्टिकल 19(1)A में जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें 19(2) में जो निर्बंधन बताए गए हैं, उन्हीं निर्बंधनों में से एक प्रकार मानहानि भी है कि बोलो, खूब बोलो, लेकिन इतना ना बोलो कि किसी की मानहानि हो। और ये बात ध्यान रखना, डेफॉर्मेशन के बारे में मैं हमेशा बताया है कि आपके बीएनएस में डेफॉर्मेशन को 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। एक डेफॉर्मेशन जो होता है वो होता है राष्ट्र का, डेफॉर्मेशन ऑफ नेशन। तो पहले वो राजद्रोह के नाम से, सेडिशन के नाम से था, अभी 152 में बताया गया है, ठीक है। दूसरा है डेफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन, धर्म की हानि। तो हाँ, अभी क्या कौन धारा है? हाँ, अभी है 196, 97 और जो है तो 96, 97 के अलावा जो है तो 199 के आसपास का सेक्शन है, ठीक है। और तीसरा है किसी व्यक्ति की मानहानि, तो वो आपका 356 अभी बीएनएस में है और 499, 402 में आईपीसी। यहाँ पर ये जो मानहानि आपका टॉर्ट में पढ़ी जाती है, वो व्यक्ति की मानहानि के संबंध में ही पढ़ी जाती है, डेफेमेशन ऑफ पर्सन। तो इसमें बहुत फेमस केस पढ़ा जाता है, कैसोडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर, कैसोडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, कैसोडी नाम का एक कोई एक्टर को भी रहा होगा, उसको थोड़ा न्यूज़पेपर ने एड वगैरह उसको थोड़ा उसके ऊपर बैन किया, पर इस प्रकार से बैन किया कि लोग उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा मजे लेकर के बात करने लगे। तो फिर उसको बोला भैया तो मानहानि, भैया डेफेमेशन है। तो ये एक तरह से उसको डेफेमेशन जो है तो यहाँ पे बोला गया था। तो कैसोडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर केस कभी आया मानहानि के संबंध में, कैसोडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर। ये आपका डेफेमेशन के संबंध में इंपॉर्टेंट केस आपका कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, तो लगभग मैंने यहाँ पर लगभग सभी चीजें आपकी बता दी। एक आध दो चीज मान लो रह गई होंगी, जैसे न्यूसेंस, तो अभी न्यूसेंस के बारे में थोड़ी थोड़ी बातचीत तो अभी यहाँ पे होती ही रही है ना। न्यूसेंस की पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस, तो देखो जैसे अपन पब्लिक न्यूसेंस तो अपन एज ए ऑफेंसिव पढ़ते हैं, और प्राइवेट न्यूसेंस जो है तो आपका चूंकि वो पार्ट ऑफ टॉर्ट ही माना जाता है, इसका पार्ट जो है तो आपका नहीं माना जाता है। तो ये चीज यहाँ पर न्यूसेंस के बारे में बातचीत है। और इसके बाद जो है तो आपकी अगली कहानी पे जो है तो न्यूसेंस के बाद कह सकते हैं कि कुछ नहीं बचता है। फिर न्यूसेंस के बाद एक आध चीज है आपका कि दूरस्थ क्षतिपूर्ति, तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज के बारे में बातचीत करते हैं। तो बेसिकली ये आप टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में थोड़ा सा जब 73, 74 में पढ़ेंगे तो वहां पर भी चीजें कवर अप हो जाएंगी, इतनी दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो लगभग जितना भी टॉर्ट के आईएमपी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर सम अप करने का प्रयास किया है 2 सेशन में। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रयास रहेगा कल से आपका 2 चीजें करने का। एक तो मैं आपका करूंगा जो है तो सीपीसी, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा कि आपका फैमिली लॉस को जो है तो मैं कल से, तो पहले हम लोग सीपीसी करेंगे। तो कल से पूरा प्लान रहेगा कि 10:30 तक, भले भले 10, 10:30, जैसे आज 10:30 बजे आ गए तो पहले सीपीसी, अभी भले आधे घंटे जो है तो फैमिली लॉ कर लेंगे। अब आज के लिए इतने रखते हैं इस सेशन में, है ना। कल अपन दोनों सीपीसी को भी
और फैमिली लॉस को भी जो है तो अपन कल करेंगे। एक ये इसी में फैमिली लॉस इसी आईडी में होगा, खासकर जो टीचमेंट में जुड़े हुए हैं और जो गूगल मीट में जुड़े हैं, तो सेम ही आईडी में रोज आपको देता रहूंगा, इसी आईडी में आपको जुड़ जाना है। और उसमें टीचमेंट के लिए जो है तो इस सीपीसी के लिए मैं एक आईडी क्रिएट कर देता हूं। तो मैं ऐसे क्रिएट करूंगा कि मेजर एक्ट की और माइनर एक्ट, तो ये फैमिली को माइनर एक्ट की, माइनर लॉस की एक अलग आईडी, तो ये आईडी माइनर लॉस की हो जाएगी और एक मेजर लॉ की बना लूंगा। तो ऐसे करके मैं आप लोग को चीजें यहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल आज के सत्र में इतना ही, बाकी बातें कल करते हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी के मन में हो तो बताइए।